अरे ओ दुकानदारों, चलो चलो आज का ऋण निकालो। लेकिन राजकुमार जी, बस अभी अभी तो मैंने दुकान लगाई है मालिक। अभी तो मेरे पास एक ग्राहक तक नहीं आया, मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? अच्छा, मुझे बेवकूफ समझता है, मुझसे चालाकी करता है, सीधी तरह पैसे निकालता है या फिर तेरा सारा सामान नष्ट कर दूं? मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मैं अभी आपको कुछ देर में ही पैसे दे दूंगा। बेचारा किसान गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन राजकुमार को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता और उसका सारा सामान नष्ट कर देता है। अब बताओ जल्दी से, किस किस को ऋण नहीं देना है? नहीं नहीं मालिक, ये लीजिए ऋण। हाँ मालिक, मैं तो आपको ऋण देने के लिए आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार सारे दुकानदार डर कर राजकुमार को ऋण दे देते हैं। राजकुमार घोड़े पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं नहीं, यह सब कब तक चलता रहेगा? हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भैया, मैं तो कहता हूँ हमें महाराज के पास चलना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। बोलिए गाँव वालों, आप लोगों को क्या तकलीफ है और आप लोग इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? महाराज, हम सभी लोग रोज बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं। इस प्रकार सारे गांव वाले पूरी कहानी राजा को सुना देते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। सैनिकों, राजकुमार को बुलाया जाए। जी पिताजी, आपने हमें क्यों बुलाया? बोलिए, क्या बात है? चंद्रवीर, तुम हर रोज गांव वालों से ऋण मांगकर उन्हें क्यों परेशान करते हो? आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? पिताजी, ये सारे गांव वाले बाजार में अपनी दुकानें लगाते हैं, तो इन्हें ऋण तो देना ही पड़ेगा। लेकिन चंद्रवीर, हमने तो आज तक इनसे कोई भी ऋण नहीं लिया, तो फिर तुम इन लोगों से ऋण क्यों मांगते हो? वो पिताजी, मैं इन लोगों से नहीं चंद्रवीर, आज से तुम इन लोगों से कोई ऋण नहीं मांगोगे, ये मेरा आदेश है। महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज, आपने हमें बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। ओहो, मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं है, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं। चलो चलो, कोई बात नहीं, जब मैं महाराज बन जाऊंगा तो इन सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा। लेकिन ऐसे महल में बैठे बैठे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चलो चलो, कहीं घूमने चलता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, चलो आज शिकार पर चलता हूँ। इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने किसी जानवर का शिकार नहीं किया। इतना सोचकर राजकुमार चंद्रवीर शिकार के लिए निकल पड़ता है। क्या करूं, आज तो शिकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है आज मुझे यहाँ से भी निराश होकर ही लौटना पड़ेगा। चलो चलो, अब घर वापस लौट चलता हूँ। ये सारी बातें सोचकर राजकुमार जंगल से वापस लौटने लगता है। अरे वो क्या है? मुझे लगता है वह तो कोई हिरन है। हाँ, वह हिरन ही है। चलो चलो, जल्दी से इसका शिकार करता हूँ। राजकुमार जैसे ही हिरन के नजदीक पहुँचता है तो वह हिरन वहाँ से भाग पड़ता है। हिरन के पीछे भागते भागते राजकुमार हिरन के ऊपर निशाना लगा देता है और कुछ ही देर में राजकुमार हिरन के ऊपर तीर चला देता है। तीर सीधा हिरन को जा लगता है। हे राम, इस दुष्ट ने मुझे मार डाला। हे प्रभु, मेरी सहायता करो। अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? ये तो हिरन के वेश में एक साधु था।
हे दुष्ट इंसान, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन बाबा, मैंने आपको एक हिरन समझकर आपके ऊपर तीर चलाया था। अरे दुष्ट, तू इन मासूमों को क्यों मारता है? आखिर इन बेजुबानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। तू अपने मनोरंजन के लिए इन बेजुबानों को मारता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी एक बंदर बन जाएगा। जब तू खुद एक जानवर बनेगा तब तुझे इन जानवरों का दर्द समझ आएगा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मैं अपने अहंकार में चूर होकर इन मासूमों पर जुल्म ढाता रहा। बाबा, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, पर मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं आज के बाद कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, मुझे ये श्राप मत दीजिए। साधु को उसके ये वचन सुनकर उस पर दया आ जाती है। बेटा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब कोई कन्या तुम्हें इसी बंदर रूप में स्वीकार कर तुमसे विवाह करेगी तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। इतना कहकर वह साधु अपने प्राण त्याग देता है। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखते ही देखते कुछ ही देर में राजकुमार एक बंदर बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो सच में एक बंदर बन गया। ठीक है, यही मेरे गुनाहों की सजा है। इतना कहकर वह बंदर अपने राज्य महल की तरफ निकल पड़ता है। अरे ये बंदर इधर ही क्यों चला रहा है? अरे भाई, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आने दो, इसे आने दो। अभी इसके पिछवाड़े पर 4-5 डंडे मारेंगे तो खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। अरे ओ मूर्ख बंदर, तू मुंह उठाकर यहाँ कहाँ चला आ रहा है? चल भाग यहाँ से। अरे सैनिक भाई, मैं राजकुमार हूँ, मैं कोई बंदर नहीं हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। अच्छा, तो एक बंदर हमारा राजकुमार बनेगा? अच्छा ठीक है, मैं एक पल के लिए तुझे अपना राजकुमार मान लूं, लेकिन हमारे उस दुष्ट राजकुमार ने तो हमें कभी भाई नहीं बोला और तू मुझे भाई बोल रहा है। अरे सैनिक भाई, अब मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। अरे हाँ, वो तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि तू तो पूरी तरह बदल गया है, एक इंसान से बंदर बन गया है। अरे ओ मूर्ख बंदर, हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, चल भाग यहाँ से। इतना कहते ही सैनिक बंदर को 4-5 डंडे चिपका देते हैं। बंदर तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो यह सैनिक अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं। मैं अंदर कैसे जाऊं? मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है। इतना सोचकर वह बंदर वहाँ से चल पड़ता है। बंदर चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुँचता है। अरे, खाना तो मिल गया, चलो चलो जल्दी से ये खाना खा लेता हूँ। वो खाना एक किसान का था जो पास में ही खेत की जुताई कर रहा था। बंदर जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी किसान अपना डंडा आगे बढ़ा देता है। अरे दुष्ट बंदर, तू मेरा खाना खाना चाहता है? मैं यहाँ धूप में मरा जा रहा हूँ और तू मेरा खाना भी खाना चाहता है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर किसान बंदर को 4-5 डंडे मारता है और उसे भगा देता है। हे भगवान, मुझे अब अच्छी तरह समझ आ गया है कि बेचारे जानवर कितने कष्ट में अपना जीवन गुजारते हैं। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो मुझे मौत दे दो। ये सब कुछ सोचकर बंदर दुखी हो जाता है। तभी देखता है कि एक सुंदर सी लड़की हाथ में सुंदर पकवान की थाली सजाकर कहीं जा रही है। अरे, ये लड़की तो कितनी सुंदर है। काश मैं एक राजकुमार होता और मेरी ये हालत ना हुई होती तो मैं इसी से विवाह कर लेता। लेकिन यह कन्या इतने सुंदर पकवान लेकर कहाँ जा रही है? चलो चलो इसका पीछा करता हूँ।
राजकुमारी खाने की थाली को ले जाकर एक गुफा के पास रख देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वाह, यह लड़की तो कितनी महान है जो जानवरों के लिए खाना रखकर चली जाती है। और एक मैं था जो खुद जानवरों को ही खा जाता था, लेकिन अब ये सब सोचकर क्या फायदा। चलो जल्दी से खाना खा लेता हूँ, मुझे तो ये खाना देखकर रहा ही नहीं जा रहा। इतना सोचकर बंदर तुरंत जाता है और पूरी थाली को चट कर जाता है। जो खाना बंदर खा गया था वह खाना एक डायन के लिए रखा गया था। राजकुमारी रोज उस डायन के लिए खाना गुफा के पास रखकर चली जाती थी। डायन की यह शर्त थी, जिस दिन डायन के लिए खाना नहीं रखा गया तो वह डायन उस राजकुमारी को खा जाएगी। अरे ये क्या, आज तो मेरे लिए भोजन रखा ही नहीं गया और ऊपर से यह खाली थाली रखती। राजकुमारी, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। आज मैं तुझे मार कर तेरा मांस खाऊंगी। हे भगवान, तो वह खाना इस डायन के लिए था, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो यह डायन उस बेचारी राजकुमारी को मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बंदर इतना सोच ही रहा था कि तभी डायन राजकुमारी को उठाकर ले आती है। अरे राम राम राम, यह डायन तो सच में राजकुमारी को उठाकर ले आई है। चलो चलो, मैं भी इसके पीछे पीछे गुफा में घुस जाता हूँ। मूर्ख राजकुमारी, आज तुमने मेरे लिए भोजन क्यों नहीं रखा? अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो आपके लिए खाना रखा था। अच्छा, तो तू मुझे मूर्ख बना रही है। आज मैं तुझे मार कर तेरा मांस खाऊंगी। अरे बाप रे बाप, यह डायन तो राजकुमारी को मार ही डालेगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी बंदर को एक मजबूत डंडा दिखाई पड़ता है। बंदर तुरंत उस डंडे को उठाता है और पीछे से जाकर डायन के सिर पर जोर से मारता है। इतना कहकर डायन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बंदर जल्दी से राजकुमारी का पिंजरा खोल देता है और जल्दी से दोनों गुफा से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। अरे ये क्या, गुफा का दरवाजा तो बंद पड़ा है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? बंदर तुरंत ही पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर दरवाजे पर फेंक कर मारता है। अरे बंदर भैया, इस प्रकार दरवाजे पे पत्थर फेंकने से कोई फायदा नहीं। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलने वाला। लेकिन तुम कौन हो और तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरा नाम मिठपोली है। मैं इस गुफा में उस डायन को मारने आई थी, लेकिन उस ताकतवर डायन को मैं मार ना पाई। लेकिन मिठबोली बहन, तुम इस डायन से बदला क्यों लेना चाहती हो? बंदर भैया, मैं और मेरे पति यही पास के जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन की बात है, ये डायन एक हिरन के शिकार के लिए आती है। डायन जैसे ही हिरन पर वार करती है, तभी वह हिरन मेरे पेड़ के सामने से हट जाता है और उस डायन का वार मेरे पेड़ पर पड़ जाता है और पेड़ गिर जाता है, जिसकी वजह से मेरे पति और मेरे अंडे उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं इस डायन को मार कर ही दम लूंगी, लेकिन मैं अभी तक उस डायन को मार नहीं पाई। लेकिन मिठबोली बहन, मैंने तो उसे एक डंडे में ही मार दिया। अरे नहीं नहीं बंदर भाई, आपको नहीं पता, वह डायन ऐसे नहीं मरने वाली। वह सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोशी की हालत में गई है। अरे मिठबोली, तुम ये क्या कह रही हो? यदि वह डायन मरी नहीं है तो वह डायन फिर कैसे मरेगी? बंदर भाई, जब तक वह मूर्ति नहीं टूटेगी तब तक वह डायन नहीं मरेगी। अरे मिठबोली बहन, तुम किस मूर्ति की बात कर रही हो? मुझे जल्दी से बताओ।
बंदर भैया, यदि तुम उस मूर्ति को देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मिठबोली तुरंत ही उन दोनों को उस मूर्ति के पास ले जाती है जिसमें उस डायन की आत्मा थी। अच्छा, तो तुम सारे चूजे मिलकर मुझे मारने की योजना बना रहे हो। रुको रुको, मैं अभी तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। डायन तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों पर वार करती है, लेकिन जैसे ही डायन वार करती है तभी वह तीनों मूर्ति के सामने से हट जाती है और डायन का वार सीधा मूर्ति पर पड़ता है, जिसकी वजह से मूर्ति टूट जाती है और वह डायन समाप्त हो जाती है। डायन के मरते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और तीनों ही उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। अरे बंदर, तुम तो कितने बहादुर हो जो तुमने मेरी इस डायन से रक्षा की है। अरे राजकुमारी जी, मैं कोई बंदर नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। फिर वह बंदर अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को सुनाता है। मेरा यह रूप तभी बदलेगा जब कोई लड़की मुझे इसी बंदर रूप में स्वीकार कर मुझसे विवाह करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। फिर वह राजकुमारी और वह बंदर एक मंदिर में विवाह कर लेते हैं। विवाह संपन्न होते ही बंदर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अरे वाह राजकुमारी जी, यह तो चमत्कार हो गया, मैं तो वापस अपने वास्तविक रूप में आ गया। फिर वह दोनों अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।